Hello students, today we are going to study chapter number 6 in the history for class 8th, colonialism and the city, the story of an imperial city. In this section we study about what happened to the cities under colonial rule, what are the different types of changes occurred by the British peoples or Britishers or British officials to change in India's different types of towns and big cities, or how the new rules are applied uh, in the present British period after 1947 especially, or before 1947. So let me discuss about this. The history of a temple town like Madurai will not be the same as that of the manufacturing town like Dhaka or a port like Surat, or towns that simultaneously served many different functions. In most parts of the Western modern world or modern world, cities emerged with industrialization. In Britain, industrial cities like Leeds and Manchester grew rapidly in the 19th and 20th centuries as more people sought jobs, housing and other facilities in these places. In the late 18th century, Calcutta, Bombay and Madras rose in importance as a presidency cities. They became the center of the British powers in the different regions of India. At the same time, a host of smaller cities declined. Old trading centers and ports could not survive when the flow of a trade moved to new centers. Earlier centers of regional power collapsed when local rulers were defeated by the Britishers, and new centers of administration emerged. This process is often described as a de-urbanization. Cities such as Machilipatnam, Surat and Srirangpatnam were declined or were de-urbanized during the 19th century. The historic imperial city of Delhi became a dusty provincial town in the 19th century before it was rebuilt as the capital of British India after 1912. So we see that how the different types of changes occurred very quickly after the colonization occurs in our India. बच्चों, इंडिया में जब colonization आया, ब्रिटिश ऑफिशियल्स आए और इन्होंने हमारे भारत पर अधिकार करना शुरू किया, तो हम ये देखते हैं कि बहुत तेज़ी से हमारे भारत में चेंज हुआ. वेस्टर्न वर्ल्ड जब मॉडर्न सिटीज़ के रूप में यहाँ पर आया, तो उसके साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आया, औद्योगिकरण हुआ. औद्योगिकरण करने से क्या हुआ कि डिफरेंट टाइप की मशीन्स और फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई. उनके आने से नई टाइप की जॉब्स वगैरह ढूंढने के लिए लोग घरों से बाहर निकले, और वो अक्सर जो है ऐसे एरिया में गए जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, जहाँ पर उनको बहुत सारा जॉब्स मिल सकता था. और इसी एरिया में जहाँ पर नए फैक्ट्रीज लगी, नया इंडस्ट्रियल लोकेशन बना और डिफरेंट टाइप के फ़ायदे हुए ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कराया और उनको करार दिया गया कि ये जो है छोटे टाउन से अब ये बिग सिटीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं. अगर हम लेट 18th सेंचुरी की बात देखें तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, तीन चीज़ें जो थी वो तीन जगह ऐसी थी जहाँ पर अंग्रेज़ों के लिए प्रेसिडेंसी बनाई गई थी, तो इनको प्रेसिडेंसी सिटी बनाया गया. प्रेसिडेंसी सिटी वो होती है कि जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए कॉलोनियल इंडिया में रूलिंग करने के लिए पूरे इंडिया को तीन प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया गया था, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल, जहाँ से अंग्रेज़ वहाँ रह करके अपने अधिकारों को चला सकते थे. और इंडिया को चलाने के लिए उन्होंने उसके ईस्ट साइड में फैक्ट्रीज वगैरह की स्थापना भी की थी, और सूरत वगैरह में भी बहुत सारी फैक्ट्रीज बनाई, मद्रास और कलकत्ता में बनाई, और साथ साथ उन्होंने वहाँ पर अपना एक तरीके से कहिए बड़ा ऑफिस हेडक्वार्टर भी बनाया. और अब जो मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे इस समय ब्रिटिश इंडिया के टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटीज़ थी. यहाँ पर जितने भी ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स थे, पोर्ट्स थे, इनको जो है न्यू सेंटर्स में कन्वर्ट किया गया जिससे कि इनका ट्रेड फ्लोरिश हो सके. और इनके ट्रेड को फ्लोरिश करने के लिए कई जगह पर नई नई फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश भी कराया गया, और साथ में जो पुरानी सिटीज़ थी जहाँ पर लोकल रूलर्स रहते थे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा डिफीट कर दिए गए, और वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नए टाइप का जो न्यू सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो था वहाँ पे इमर्ज हुआ. इस प्रोसेस को बोलते हैं डी-अर्बनाइजेशन, यानी कि जो पुराने ट्रेड सेंटर्स थे उनको ख़त्म किया गया और उनको ही फिर आगे फैक्ट्रीज़ के रूप में डेवलप किया गया, और वहाँ से काफ़ी सारी जनता को या तो हटा दिया गया या फिर वहाँ से माइग्रेट करके वो लोग ऐसी सिटीज़ में गए जहाँ पर उनको जॉब्स मिल सकती थी और उनको डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी.
इसी क्रम में देखा गया है जैसे हमारे यहाँ मछलीपट्टनम है, सूरत है, श्रीरंगपट्टनम, ये बहुत सारी ऐसी सिटीज़ थी। 19वीं सेंचुरी के दौरान ये सारी की सारी डीअर्बनाइज्ड हो गई थी। यहाँ से लोग छोड़ छोड़ के जाने लग गए थे और यहाँ पर जिन जगहों पर फैक्ट्री थी और न्यू ट्रेड सेंटर्स डेवलप हुए थे वहाँ पर लोग रहने लग गए। तो लगभग 11% जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो इस समय माइग्रेट करके टाउन और सिटीज़ में बसी थी जाकर। अब है कि 14 कैपिटल सिटीज वर फाउंडेड इन अ स्मॉल एरिया ऑफ अबाउट 60 स्क्वायर मिल्स। अगर हम अकेले दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो कैपिटल सिटी मॉडर्न इंडिया में दिखती है, पहले वो वैसी नहीं थी। लगभग 14 कैपिटल सिटीज, लगभग ये देखिए कि जमुना रिवर जो है, यमुना रिवर, उसके साइड साइड में लगभग 60 स्क्वायर मिल्स तक का एरिया ऐसा है जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी पहले सिटीज़ हुआ करती थी और उनकी संख्या लगभग 14 थी। तो 14 शहर बसते थे वहाँ पे। उन सबको मर्ज किया गया, मिला दिया गया और उसके रूप में हमें आज दिल्ली का मॉडर्न सिटी स्टेट दिखता है। यानी कि पहले दिल्ली की जगह 14 कैपिटल सिटीज़ थी छोटी छोटी, जो कि यमुना नदी के किनारे 60 स्क्वायर मील्स के एरिया में फैली हुई थी। तो अंग्रेज़ आए, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर बहुत सारी आउटस्कर्ट्स में, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में फैक्ट्रीज भी इस्टेब्लिश की और यहाँ पर अपना कॉलोनियल रूलिंग चलाने के लिए उन्होंने यहाँ पर इन सिटीज़ को मर्ज कर दिया और दिल्ली को बहुत बड़ा सिटी बना दिया। उसके बाद उन्होंने कैपिटल को भी शिफ्ट किया। अब अगर हम इसमें देखें कि शाहजहाँ ने अपनी बहुत सारी कैपिटल इन्वेस्ट की थी आगरा को बसाने के लिए। उसने इसके अलावा जो है दिल्ली में ही शाहजहानाबाद नाम की एक जगह बसाई थी, जिसमें 1639 में उसने कंस्ट्रक्शन शुरू कराया। वहाँ पर बहुत सारे फोर्ट पैलेसेस बनवाए, फोर्ट पैलेस कॉम्प्लेक्सेस बनवाई, और जिससे कि वो सिटी को इसके साथ एडजॉइन कर सके। लाल किला जो रेड फोर्ट है वही किसका, एक लाल प्रकार का सैंडस्टोन होता है, बालू का पत्थर, उससे बना हुआ है। इसके चारों तरफ, लाल किले के चारों तरफ एक बहुत बड़ा मार्केट डेवलप है और उसके चारों तरफ जो है सिटी को पूरा 4 दीवारी से कवर किया गया, जिसमें 14 गेट बनाए गए हैं। तो अंग्रेज़ जहाँ भी जाते थे तो वो पहले देखते थे कि किस तरीके से हमारा प्रोटेक्शन हो सके। उसकी अंग्रेज़ों के पहले मुग़लों ने क्या किया कि उन्होंने जहाँ जहाँ भी अपनी जो कैपिटल सिटी इस्टेब्लिश की और बड़ी बड़ी मस्जिदें वगैरह बनवाई, या शाहजहाँ ने जैसे लाल किला बनवाया, तो उसके चारों तरफ जो है उसने पहले मार्केट डेवलप किया। मार्केट डेवलप करके उसके भी चारों तरफ उसने वॉल बनवा दी, बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनवाई, जिसमें जैसे रेड फोर्ट के चारों तरफ 14 गेट्स की एक बहुत बड़ी दीवार है। और सामने की सड़क पर क्या है, चांदनी चौक का बाजार लगता है। फैज़ बाजार जो है उस पर काफ़ी ब्रॉड लेन है, जो कि चांदनी चौक का मेन सेंटर बना जाता है। ऐसे ही बहुत सारे मोहल्ले हैं दिल्ली के जो कि बड़े बड़े बाज़ारों से पैक्ड हैं। जामा मस्जिद वगैरह वहीं पर एडजॉइनिंग करके बनाई गई है, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी मस्जिद है इंडिया की। वहाँ पर कोई भी ऐसा मॉस्क नहीं है जो कि जामा मस्जिद से बड़ा हो। अब आता है दिल्ली जो है शाहजहाँ के पीरियड में बहुत ज़्यादा अपने सूफी कल्चर के लिए जानी जाती थी। यहाँ पर बहुत सारे दरगाह, खानाज और ईदगाहज हैं, जिनमें बहुत बड़े बड़े ओपन स्क्वायर एरिया है, रेक्टेंगुलर एरिया, और इनकी जो लेन्स हैं, सड़कें बहुत चौड़ी हैं, ऊंची हैं, और वाटर चैनल्स यहाँ पर बनाए गए हैं जो कि दिल्ली की खूबसूरती को देखते ही बनाते हैं। और इसके अलावा मैं बता सकती हूँ आपको कि दिल्ली में हवेलियाँ और मैनिसन्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। छोटे छोटे जो गरीब लोगों के घर थे उनको तोड़ के बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनाई गई हैं, मैनिसन्स बनाए गए हैं। और इसके अलावा 1803 में देखिए ब्रिटिशर्स ने जब दिल्ली पर अपना पूरा कंट्रोल स्थापित किया है मराठाओं को हरा करके, तो उन्होंने अपनी कैपिटल सिटी कलकत्ता से शिफ्ट कर दी दिल्ली। और मुग़ल एम्परर जो थे उस समय बहादुर शाह जफ़र थे, उन्होंने जो अलाउ किया था कि जो रेड फोर्ट के चारों तरफ पैलेस कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें बहुत सारी दुकानें भी थी, बाजार था, वो उन्होंने एज इट इज़ रखा। उन्होंने उस चीज़ को नहीं हटाया ब्रिटिशर्स ने। लेकिन 1911 के बाद में दिल्ली को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज किया गया। इस तरीके से देखा जाए तो मॉडर्नाइज करने के उसमें इन्होंने हमारा जो
पास्ट एरिया था उसको डिमोलिश कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। कैसे? 1857 के पहले क्या होता था कि कॉलोनियल सिटीज़ जो जितनी थी वो दिल्ली के आसपास बसी थी। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, इनमें बहुत सारे इंडियंस रहते थे, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन इंडियंस को बहुत बहुत तेज़ी से बांटने का काम किया। इंडियंस जो थे वो मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे ऐसे एरिया में जहाँ पर इनकी प्रेसिडेंसी थी अंग्रेज़ों की, वहाँ पर उन्होंने दो एरिया में डिवाइड किया इस एरिया को, एक ब्लैक एरिया और एक वाइट एरिया। ब्लैक एरिया में इंडियंस रहते थे और वाइट एरिया में सारे ब्रिटिशर्स रहते थे। तो जो वाइट एरिया था वो बहुत वेल इक्विप्ड था और वहाँ पर क्लीन एरिया था, बहुत चौड़ी सड़कें भी थी, वेल्दियर रीजन था। लेकिन जो ब्लैक एरिया था वो डस्ट से भरा, और वहाँ पर स्लम बस्तियाँ, और वहाँ पर जो है कम एरिया दिया जाता था इंडियंस को रहने के लिए, और चलने के लिए भी छोटी छोटी नैरो लेन्स की सड़कें होती थी। ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ इंडिया में आकर के उर्दू, पर्शियन कल्चर को, पोइट्री को बहुत इन्जॉय किया, लोकल फेस्टिवल्स को भी इन्जॉय किया। 1792 में उन्होंने दिल्ली कॉलेज जो था उसको साइंस का बहुत बड़ा कल्चर और ह्यूमैनिटीज़ का बहुत बड़ा कल्चर घोषित किया, और साइंस और ह्यूमैनिटीज़ को आगे बढ़ावा देने के लिए 1792 में दिल्ली कॉलेज को और ज़्यादा कह सकते हैं कि फ्लोरिश किया गया, और उसके बाद में उर्दू लैंग्वेज को भी यहाँ बहुत बढ़ावा दिया गया। 1830 से 1857 के बीच का जो पीरियड है वो रिनेसांस पीरियड कहलाता है। इसे पुनर्जागरण काल भी बोलते हैं। इस समय आर्ट और कहते हैं कि साइंस का रीबर्थ माना जाता है, क्योंकि इस समय जो क्रिएटिव एक्टिविटी थी उसको बहुत बढ़ावा दिया गया। इन सब चेंजेस के अलावा भी जो रिवोल्ट हुआ है 1857 का, उससे बहादुर शाह जफ़र जो उसमें बहुत बड़े मुख्य लीडर थे, तो उनका कंट्रोल था दिल्ली में, उनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपना अधिकार किया। और लगभग व्हेन द ब्रिटिश रिगेन द सिटी, जब ब्रिटिशर्स ने दिल्ली पर अपना अधिकार दोबारा किया बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार करने के बाद, तो उन्होंने क्या किया कि दिल्ली को बहुत लूटा और दिल्ली के आसपास के एरिया में अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट की। और इन्होंने जो यहाँ के लोग थे, जैसे बहादुर शाह जफ़र यहाँ के राजा थे, इन्होंने यहाँ को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने बहादुर शाह जफ़र को क्या किया कि रंगून की जेल भेज दिया, जो कि इसमें बर्मा, म्यांमार में लगता है। और उनके आसपास, मतलब उनके लाल किले के आसपास देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े पैलेसेस हैं और क्लोज डाउन गार्डन्स हैं, और बैरक्स वगैरह भी बनाए इन्होंने, अलग से छोटे छोटे जेल टाइप के बैरक्स बनवाए, ताकि वो अपने कैदियों के साथ साथ सैनिकों को भी इन सब में ठहरा सके। ये अलग से निर्माण करवाया था ब्रिटिशर्स ने। अब ब्रिटिशर्स वांटेड दिल्ली टू फॉरगेट इट्स मुगल पास्ट। अंग्रेज चाहते थे कि जो दिल्ली है वहाँ के लोग अपना जो पुराना मुगल पास्ट है उसको भूल जाएं। इसीलिए उन्होंने बहुत सारी जो पुराना कंस्ट्रक्शन था फोर्ट के किनारे किनारे, जैसे वहाँ पर गार्डन्स थे, पवेलियंस थी, मॉल्स थी, उनको बहुत ज़्यादा हटा दिया। काफ़ी मस्जिदों को तोड़वाया उन्होंने, और एक जीनत अल मस्जिद थी उसको बेकरी में कन्वर्ट करवा दिया। जामा मस्जिद का भी लगभग 1/3 एरिया जो था उन्होंने ख़त्म करवा दिया। 1870 में शाहजहानाबाद में एक वेस्टर्न वॉल जो थी बनी हुई थी उसको तोड़वा दिया गया, और उसकी जगह जो है रेलवे वगैरह को स्थापित किया गया। और अंग्रेज चाहते थे कि ये जो बियॉन्ड द वॉल है, यानी कि इस दीवार के उस साइड सारी इंडियन जनता रहे, इसीलिए उन्होंने जहाँ पर भी वॉल्स एरिया मिलता है वहाँ पर उन्होंने मेनली क्या है, रेलवे स्टेशन बनवाए। और ब्रिटिशर्स ने अब धीरे धीरे जो है सिविल लाइन एरिया में भी स्क्रॉलिंग करना शुरू कर दिया था। और दिल्ली कॉलेज जो है उसके बाद लगभग 1877 के बाद बंद कर दिया गया और उसको एक छोटे से स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया। अब न्यू कैपिटल सिटी की जो प्लानिंग की गई है उसमें दो लोगों का नाम सामने आता है। एक आते हैं वाइसरॉय एडवर्ड ल्यूटियन। ये 1877 में जब भारत आए तो उन्होंने एक दरबार एक्नॉलेज किया जिसमें क्वीन विक्टोरिया के सम्मान में इंडिया में उनको सम्मान देने के लिए एक दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसमें
जो कलकत्ता थी उसको हटा करके हमारी जो कैपिटल थी वो दिल्ली शिफ्ट की गई है, ये अनाउंसमेंट भी किया गया। और इसी ग्रैंड दरबार में अंग्रेज़ों ने ये रियलाइज़ किया कि मुग़ल एम्परर जितने हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं उनके लिए, तो उन्होंने उनको अपने एज अ लीडर के रूप में नियुक्त किया। लेकिन ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर को और बढ़ाने के लिए और मुग़ल एम्परर्स को ये शो करने के लिए कि वो आज भी उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने स्ट्रॉन्ग होल्डिंग रखी दिल्ली के ऊपर भी, और उसमें जो न्यू कंस्ट्रक्शंस कराए थे तो उन्होंने मुग़लों को भी अपनी तरफ मिलाने की पूरा प्रयास किया। 1911 में जो किंग जॉर्ज फिफ्थ जब यहाँ पर इंग्लैंड से आए तो उनको क्राउन किया गया था इंग्लैंड में, तो उन्होंने उनका जो जश्न मनाया गया था कि उनको जो मुकुट पहनाया गया है, क्राउन पहनाया गया है इंग्लैंड में, उसका सेलिब्रेशन 1911 में हमारे यहाँ ही ये दिल्ली में किया गया, दिल्ली दरबार में। और फिर उसके बाद में राजधानी को इंडिया में कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। उसका अनाउंसमेंट भी मैंने बताया आपको कि इसी दरबार में हुआ था। ये एक दिल्ली का दरबार है जहाँ पर किंग जॉर्ज फिफ्थ का कोरोनेशन हो रहा है, और उनके कोरोनेशन का सम्मान जो है उसके लिए फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है दिल्ली दरबार में, जहाँ पर लगभग 1 लाख से ज़्यादा इंडियन प्रिंसेस और ब्रिटिश ऑफिसर्स और सोल्जर्स गैदर हुए हैं यहाँ पर। अब आता है कि न्यू दिल्ली जो कंस्ट्रक्ट की गई थी 10 स्क्वायर माइल सिटी रायसेना हिल्स के पास में, उसमें आसपास की पूरे जो दिल्ली को कवर किया गया है बड़ी बड़ी वॉल्ड से। 2 आर्किटेक्ट थे, एडवर्ड ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर। उन्होंने न्यू दिल्ली को डिज़ाइन किया है और उनकी कई सारी बिल्डिंग्स भी बनाई, गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स बनाए जो कि 2 मील एवेन्यू के रेंज में फैले हुए हैं। ये जैसे राजपथ का एरिया है, किंग्सवे, वहाँ पर न्यू दिल्ली में जो पूरा उसको बनाने का श्रेय है वो एडवर्ड ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर को जाता है। और इसके बाद इन्होंने राजपथ से होते हुए वायसराय पैलेस बनाया, राष्ट्रपति भवन जिसको बना दिया गया बाद में। सेक्रेटरीट बिल्डिंग बनाई गई है उसी एवेन्यू के पीछे। इन सब के जो फीचर्स हैं वो मैक्सिमम इंडिया के डिफरेंट इंपीरियल हिस्टोरिकल पीरियड से लिए गए हैं। इनमें बहुत सारा जो कन्वर्जन किया गया है वो क्लासिकल ग्रीस से भी किया गया है। जैसे वायसराय पैलेस जो राष्ट्रपति भवन बनाया गया उस समय उसका जो ऊपर का गुंबद है, सेंट्रल डोम है, उसको बुद्धा जी का जो स्तूप है सांची का, वहाँ से लिया गया, उसे कॉपी किया गया। उसके ऊपर लाल बलुआ पत्थर लगाया गया, सैंडस्टोन पत्थर, और उसके ऊपर कार्व्ड सी स्क्रीन्स और जालीज, उसके ऊपर से जाली बनाई गई हैं जो कि मुगल आर्किटेक्चर का नमूना दिखती हैं। और न्यू बिल्डिंग्स जितनी भी बनाई गई हैं उसमें सब ब्रिटिशर्स की इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है, जहाँ पर आर्किटेक्ट के रूप में वायसराय पैलेस में शाहजहाँ के द्वारा जो बनवाई गई जामा मस्जिद है, उससे भी ज़्यादा कई इम्पोर्टेंस जो है वायसराय पैलेस को दी गई है। न्यू दिल्ली जो है वो 20 सालों में बिल्कुल नई बन गई थी, और शाहजहानाबाद जो था उसके जस्ट अगेंस्ट बनाया गया था न्यू दिल्ली को। अब उस न्यू दिल्ली में काफ़ी चौड़ी सड़कें बाई लेन्स के रूप में बनाई गई। वहाँ पर जो मोहल्ले थे वो काफ़ी, उनके बीच में सड़कें चौड़ी कर दी गई, तो वहाँ पर मोहल्ले जो थे वो अब ओवर क्राउडेड नहीं रह गए, वहाँ भीड़ भाड़ खत्म हो गई। आर्किटेक्ट्स ये भी चाहते थे कि जो न्यू दिल्ली है उसको ऐसा एक्सपेंड किया जाए, ऐसा रिप्रेजेंट किया जाए ताकि वहाँ से ये दिखना चाहिए कि ये एक लॉ और ऑर्डर के सेंस में बहुत अच्छी कैपिटल सिटी है। तो उन्होंने ओल्ड दिल्ली के भीड़ भाड़ इलाकों से अलग हट करके एकदम न्यू दिल्ली को ऐसे इस्टेब्लिश किया जहाँ पर लॉ और ऑर्डर का सेंस देखने को मिलता है, और साथ में वहाँ अनहाइजीनिक और अनहेल्दी कंडीशन जो डिजीज़ का सोर्स होती है वो सब भी हटा दी गई। ड्रेनेज फैसिलिटी को अच्छा बनाया गया, सीवेज डिस्पोजल को भी बढ़िया बनाया गया, पूरा कंप्लीट ऑक्सीजन मिले इसलिए ग्रीनरीज लगाई गई हैं, पार्क्स वगैरह बनवाए गए। अब आता है पार्टीशन के टाइम। 1947 में जब हमारे यहाँ देश का पार्टीशन हुआ था तो दिल्ली में जो है कई सारी जॉब्स लोगों की चली गई थी, तो लोगों ने जॉब्स चेंज की। जॉब्स चेंज करने के ही उसमें क्या हुआ कि लोग एक सिटी से दूसरी सिटी गए तो उनका कल्चर भी चेंज हुआ। कई सारे दिल्ली में क्या हुआ कि दिल्ली के बहुत सारे लोगों को मारा गया, उनके घर लूट लिए गए, उनके घरों को जला दिया गया। तो कई सारे लगभग 44,000 लोग अपने घरों से
बेघर हो गए। और दिल्ली में भी काफ़ी सारे जो है रेफ्यूजीज़ आके ठहरे थे। लगभग उस समय 5 लाख लोग जो थे वो दिल्ली की पॉपुलेशन में लगभग अकेले थे। जो 1951 में 8 लाख लोग जो है यहाँ पर पंजाब से भी माइग्रेट होके आए थे। ये माइग्रेट होके जब आए तो इन्होंने शरण कहा ली कैंप्स में, स्कूल्स में, मिलिट्री बैरक्स में, गार्डन्स में, और इनको फिर न्यू होम्स में कन्वर्ट किया गया। ऐसे ही लाजपत नगर है, तिलक नगर है, ये नई लाजपत नगर और तिलक नगर की नई कॉलोनियाँ जब पार्टीशन के टाइम ही नई बनाई गई। शॉप्स और स्टॉल्स जो थे वो सेटअप किए गए। डिफरेंट माइग्रेंट्स स्कूल और कॉलेजेस को ओपन किया गया। न्यू आयरन स्मिथ्स और बिजनेसमैन यहाँ पर आए, हॉकर्स आए, वेंडर्स, कारपेंटर्स, इन्होंने दिल्ली में इस्टेब्लिश किए, अपने जगह जगह घर बनाए। इस तरीके से भी देखने को मिलता है कि जो ओल्ड सिटी से न्यू दिल्ली जो है वो काफ़ी चेंज हो गया। अब आता है कि ओल्ड सिटी के अंदर क्या था। ओल्ड सिटी के अंदर आपको देखिए चौड़ा सा ये एरिया मुगलों का काफ़ी मतलब देखने को मिलता है कि जो मुगल पीरियड के टाइम में कितनी बड़ी बावली जैसे बनाई गई है, और काफ़ी सारी इसमें सीढ़ियाँ दी गई हैं। मतलब शाहजहाँ का पूरा मुगल कल्चर यहाँ देखने को मिलता है। और यहाँ पर काफ़ी कंजेस्टेड एरिया था। लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया के टाइम की जो दिल्ली बनाई गई, इसमें देखो फेमस बावली कितनी कंजेस्टेड है, लेकिन बीच में काफ़ी चौड़ी इसमें स्ट्रेन्स है, ये काफ़ी चौड़ी सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। लेकिन यहाँ पर न्यू दिल्ली को देखा जाए तो जो मुग़ल पीरियड के बाद ये सड़कों को चौड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान था ब्रिटिशर्स का। काफ़ी सारे उन्होंने हाट बाज़ार तुड़वाए साइड साइड में और सड़कों को और चौड़ा किया, गार्डन्स वगैरह इस्टेब्लिश कराया। दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी बनाई गई, जिसमें वो दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी ये नहीं चाहती थी कि ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा करने के लिए जो है बहुत सारा पैसा खर्च किया जाए, इसलिए उन्होंने रोड साइड में ही बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कराया। अब डिक्लाइन ऑफ हवेलीज, मुगल एरिस्टोक्रेसी में 17वीं सेंचुरी और 18वीं सेंचुरी के बीच में जो बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें थी, हवेलियाँ थी, उन सबको हटा दिया गया और इनकी जगह बड़े बड़े कोर्ट यार्ड, जिसमें जैसे बहुत बड़े आंगन हुआ करते थे, इनमें ब्यूटीफुल गेटवे थे हवेलियों के अंदर, बहुत बड़े बड़े रूम थे वेंटिलेटेड, ये तो कहीं कहीं पर छोड़े गए और कहीं कहीं पर हटा दिए गए। मिड 19वीं सेंचुरी में कमर अल-दीन खान की हवेली जो थी, वो ऐसे सेवरल स्ट्रक्चर्स थे उसमें, जिसमें कार ड्राइवर्स, टेंट पिचर्स, टॉर्च बियरर्स, इनके लिए भी बहुत सारे अकाउंटेंट्स, क्लर्क और हाउस होल्ड सर्वेंट्स, इनके लिए बहुत बड़ी हाउसिंग का एरिया भी था। और मुगलों में बहुत सारे अमीर लोग कहलाते थे, जिनके पास ये बड़े बड़े बंगलो और बड़ी बड़ी हवेलियाँ हुआ करती थी। हवेली के चारों तरफ जो है नौकरों के रहने के लिए भी जगह थी, गार्डन्स थे। जब कॉलोनियल लोग आए यानी कि ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने ये जो हवेलियाँ थी उनको बंगलों में कन्वर्ट कर दिया। बंगलों में मैक्सिमम न्यूक्लियर फैमिली रह सकती थी, सिंगल छोटे से बंगला हुआ करते थे इस टाइप के, जिसमें थोड़ी छत नीची होती थी, और 2 एकड़ के एरिया में ये ओपन ग्राउंड जैसे सामने की तरफ खुला एरिया, इसमें डाइनिंग रूम, बेडरूम ये सेपरेट था, बरांडा था, किचन होती थी, इसमें 3 साइड में स्टेबल्स थे, सर्वेंट के क्वार्टर्स मेन हाउस के जस्ट बाहर साइड में बनाए गए थे। तो इसमें बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स थे, ट्रेड्समैन थे, ये सब रहा करते थे, और इसके चारों तरफ बाजार भी डेवलप किया गया था। अब आता है म्यूनसिपैलिटी बिगिंस टू प्लान। 1931 की जनगणना को देखा जाए तो यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी ने स्टार्ट किया कि दिल्ली को अलग से प्लानिंग करके कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। तो इसके लिए एक लाहौर गेट इम्प्रूवमेंट स्कीम आई है 1888 में, रॉबर्ट क्लार्क के द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें इन्होंने दिल्ली को पूरा वॉल्ड सिटी में कन्वर्ट किया। ओल्ड सिटी में जितने भी मार्केट स्क्वायर्स दिखते थे उनको सबको कन्वर्ट करके न्यू टाइप की मार्केट स्क्वायर बनाई, रोड्स वगैरह चौड़ी करवाई, वहाँ पर ग्रिड पैटर्न में मार्केट को डेवलप कराया। और 1912 में यहाँ पर जो वाटर सप्लाई और ड्रेनेज का सिस्टम था वो बहुत ही पुअर हो गया था, उसको बिल्कुल नया करवा दिया गया। तो 1936 के आसपास का एरिया आसपास ये दिखता है कि दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो था उसने दरियागंज जो साउथ में बसा हुआ है, वहाँ पर इस समय जो दरियागंज का एरिया है वो पूरा न्यू बसाया गया है, वो इसी म्यूनसिपल पार्टी के द्वारा बिग प्लानिंग कराया गया।
तो बच्चों ये हर्बर्ट बेकर ये जहाँ से आए थे, इन्होंने साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारा काम करवाया। हर्बर्ट बेकर ने एक साउथ अफ्रीका में सिटी है प्रेटोरिया, यहाँ से एक्चुअली यूनियन बिल्डिंग का डिज़ाइन कैरी किया और उसको हमारी न्यू दिल्ली में, जो वहाँ पर जो न्यू दिल्ली में सेक्रेटरीट बना हुआ है, वो उसका डिज़ाइन उन्होंने यही साउथ अफ्रीका की जो सिटी प्रेटोरिया है वहाँ से यूनियन बिल्डिंग का डिज़ाइन लिया है। और उसी के आधार पर सेम टू सेम देखिए, ये प्रेटोरिया बिल्डिंग है, ये यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रेटोरिया है साउथ अफ्रीका में, यहाँ से इसका डिज़ाइन लिया गया है जिससे कि हमारा सेक्रेटरीट बनाया गया दिल्ली में। तो वहाँ से इसको कॉपी किया है हर्बर्ट बेकर ने। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन। स्टे at your home and take care, and please like and share my videos too. Goodbye.